अब तक हम लोगों ने क्या किया था, इस ब्लॉग के ऊपर काम किया हुआ था। एक बार के लिए अगर इसको व्यू करेंगे तो ये कैसा दिखेगा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब। और अब इसमें हम लोग देखा जाए तो अब तक क्या क्या देख चुके हैं थीम के बारे में, या थीम सेक्शन जो यहाँ पे दिया है, थीम का जो ऑप्शन है उसका क्या यूज है। और साथ ही साथ हम लोगों ने लेआउट के बारे में सीखा हुआ है कि जो लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्यों यूज किया जाता है। तो थीम का यूज क्या हो गया, आपकी वेबसाइट के अंदर जब भी आपको थीम चेंज करना होगा तो यूज करोगे। और जो लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, जब भी हमें क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट का जो डिजाइन है उसको कस्टमाइज करना होता है या उसको एडिट करना होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा थीम का ऑप्शन है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे जाकर के। ऐसे ही अब टॉप पे आ जाते हैं यहाँ पे, पोस्ट। तो पोस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप जब भी किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि नई चीजों के लिए, नया इंफॉर्मेशन देने के लिए आप नया नया आर्टिकल्स जाकर के डेली बेसिस पे लिख सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया था, एक के अंदर एमएस ऑफिस के बारे में बताया था और दूसरे के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि ब्लॉगिंग क्या है। अब उससे थोड़े बहुत और डिटेल्स हमने उसमें वेरियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह लो कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को एक्सप्लोर किया हुआ था। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे जो स्टैट का आपको दिख रहा है, इसका मतलब हो जाएगा स्टैटिक्स। कि आपका जो वेबसाइट है उसका स्टैटिक्स आपको देखना हो, या आपकी वेबसाइट का आपको इनसाइड देखना हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैसी परफॉर्म कर रही है, कितने यूजर इसको विजिट कर रहे हैं और वो यूजर कौन सी जगह से आते हैं। तो कुछ इस टाइप की जानकारी आपको जो रहेगी कहाँ पे मिल जाएगी, स्टेट के अंदर मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखोगे, जैसे ये पूरा का पूरा हमें व्यू दिखा रहा है कि ओवर द टाइम आपकी वेबसाइट पे अब तक कितने व्यू आए हुए हैं और ये व्यू कहाँ से आए हुए हैं, इसको भी थोड़ी देर के अंदर हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आप क्या देखेंगे, तो टोटल 36 व्यू है, ये हम लोगों ने कल के सेशन में भी एक्सप्लोर किया था। एस्टरडे का इतना व्यू है और इस मंथ के अंदर हम लोगों ने टोटल इतने व्यू जनरेट किए हुए थे। अब यही चीज आप देखोगे यहाँ से, अगर हम लोग आ जाएंगे मोर अबाउट दिस ब्लॉग के अंदर, तो यहाँ से हमें क्या दिखने लगेगा कि इसकी जो कंट्री वगैरह होती है, कौन कौन सी कंट्री से इसके ऊपर व्यू आ रहे हैं, उस टाइप की इंफॉर्मेशन कुछ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगता है, जैसा आप यहाँ पे देख पाओगे। और जब हमें यही सारी चीजें डिटेल्स में चाहिए होती है, जैसे कि अब मान लो कि आपको ये पता चल गया कि इंडिया से आते हैं, तो इंडिया में भी बहुत सारे सिटीज हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कौन से सिटीज से आते हैं, कौन से सिटीज आते हैं, कौन सा एज ग्रुप उनका है, क्या इंटरेस्ट है उसका, और साथ ही साथ वो कौन सी पेज के ऊपर हमारे विजिट किए थे, कितनी देर तक हमारे पेज के ऊपर रुके हुए थे। इस टाइप की अगर आपको डिटेल्स में अपने ऑडियंस के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे चल के सीखेंगे। गूगल एनालिटिक्स का एक टूल है, ये गूगल एनालिटिक्स का टूल आपको यही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का या आपका जो भी डिजिटल प्रॉपर्टी है उसका एनालिसिस यहाँ पे आकर के आप कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग आगे समझेंगे एनालिटिक्स का टूल जो हमारा वो मॉड्यूल आएगा तब। अभी के लिए आप क्या समझ सकते हो, जो स्टेटस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, जस्ट आपको ये बताने के लिए दिया हुआ है कि आपकी वेबसाइट ओवरऑल परफॉर्म कैसी कर रही है, या आपकी वेबसाइट पे जो यूजर आते हैं वो कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक बटन मिलता है कमेंट का। कमेंट को भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने कल समझा हुआ था कि हमने अपने ब्लॉग के ऊपर क्या किया था, यहाँ पे एक पोस्ट के ऊपर कमेंट किया था। अब कमेंट को भी मैनेज करने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, कल टाइम की वजह से हम लोगों ने क्या किया था, उसको शॉर्ट में समझा हुआ था। ये वाला कमेंट जो हमने यहाँ पे किए होंगे वो सारे। अब इस चीज को ना, कमेंट का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, या क्या हो सकता है कि मान लो आपने वेबसाइट बनाया हुआ है और आपकी वेबसाइट पे अगर कोई आए और स्पैम करके जाए या कुछ ऐसे कमेंट करके जाए जो आपकी वेबसाइट के लिए कह सकते हो कि हेल्पफुल ना हो, या वो अपना प्रमोशन यहाँ पे कर रहे हैं, या आपके जो ऑडियंस है उसके साथ में स्पैम होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी केस में आप क्या करते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कमेंट करेगा, हम चाहेंगे कि पहले वो कमेंट होल्ड हो जाए। होल्ड होने का मतलब है कि हम उसको मैन्युअली जाकर के चेक करेंगे कि ये जो कमेंट किया गया है इसको हम अपने ब्लॉग के ऊपर दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर अभी के लिए हम लोग इस पे कमेंट करेंगे तो ये देखोगे इमिडिएटली आपका पब्लिश हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ से अगर मैं पेस्ट करके ओपन करूंगा सेम आर्टिकल्स को,
और एक कमेंट हम लोग इसके नीचे यहाँ पे करते हैं जाकर के, यहाँ से। अब जैसे मैं ये कमेंट करूंगा तो आप देखेंगे कि होगा क्या कि ये कमेंट आपका जो है ना, ये मॉडरेशन के लिए होल्ड नहीं होगा। सिंपल यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट पब्लिश हो जा रहा है जैसे ही कोई कमेंट करेगा उसके बाद। अब हो सकता है कि ये कमेंट आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ना हो, या आप ऐसे कमेंट लिख रहे हो यहाँ पे कि जो आपकी वेबसाइट के लिए कह सकते हो कि ऑनलाइन रेपुटेशन खराब कर सकती है आपकी। तो ऐसी केस में आप क्या करोगे, ये सारे कमेंट हम चाहेंगे कि होल्ड करके रखें, और इसको हम लोग मैनुअली वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में हम इस कमेंट को अप्रूव करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो जैसे आप ब्लॉगर में कमेंट आपके कितने आए वो यहाँ पे दिख जाएगा। और इस कमेंट को सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक बटन मिलेगा आपको सेटिंग का, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे एक बटन हमें मिल जाएगा कमेंट से रिलेटेड सेटिंग करने के लिए। पहला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे कमेंट लोकेशन। अब कमेंट लोकेशन का क्या मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन हमें दे रहा है यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए, आप देखोगे तो सिंपल यहीं पे एम्बेड है, या कह लो कि यहीं पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जो भी आप टाइप करना चाहो यहीं पे टाइप करोगे और यहीं से पब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई लुक है क्या, या कोई और भी लोकेशन है क्या जहाँ पे हम लोग अपना कमेंट दे सकते हैं जाकर के। उसके लिए यहाँ पे आओ एम्बेड के ऊपर, तो आपको ये चार ऑप्शंस मिलते हैं अपने कमेंट को शो करवाने के लिए। एक तो फुल पेज, पॉपअप विंडो और हाइड। फुल पेज का क्या मतलब हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, या कह लो वही पेज फुल पेज के अंदर ओपन हो जाएगा कमेंट लिखने के लिए। एक बार के लिए यहाँ से फुल पेज लेते हैं और सेव करते हैं इसको। और इस पेज को वापस से अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। जस्ट यहाँ पे बटन लग गया है किस चीज के लिए, पोस्ट अ कमेंट। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब आप क्या देखेंगे कि ये नए पेज में डिटेल्स में ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पे जाकर के कमेंट लिख सकते हो। ये सेकंड मेथड हो गया आपका, अपना कमेंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो उसका लोकेशन दिया है वो लगा सकते हैं, या उसका लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉपअप विंडो का। तो पॉपअप विंडो में क्या हो जाएगा, जब इसको सेलेक्ट करके सेव करोगे और हम लोग वेबसाइट को एक बार के लिए बैक करके रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो एक नया विंडो, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उसी के अंदर आपको कमेंट पे लिखना रहेगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि एक नया विंडो ओपन हो गया हमारे सामने, और इस विंडो के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जाकर के कमेंट अपना लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आपको अलग अलग कौन से लोकेशन मिलते हैं अपने कमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए, या यूजर को कमेंट का ऑप्शन देने के लिए वो कैसे कमेंट कर सकते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर। इसके अलावा आप देखोगे अगर हम चाहते हैं कि कोई कमेंट ही ना कर पाए, उसको हम हाइड करके रखें, तो ऐसी केस में क्या करोगे, यहाँ से आप हाइड बटन का यूज कर लो और सेव कर दो उसको। अब सेव करने के बाद में अगर हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे तो अब आप देखोगे कि ये कमेंट वाले ऑप्शन यहाँ से जो रहेंगे ये हाइड हो चुके होंगे, या कमेंट करने का हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब कमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको अगर याद होगा थियरी वाला लेक्चर, तो हमने वहां पे क्या समझा था कि जो ब्लॉग होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। उसको आप दोनों तरफ से वहां पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जिसका ब्लॉग है वो अपने आर्टिकल्स लिख सकता है, और जिसको भी कुछ पूछना है या कुछ कमेंट करना है तो नीचे उसको कमेंट का बटन मिल जाता था, यहाँ से वो कमेंट कर सकते थे जाकर के। ये एक बार के लिए हम लोग वापस से शो करेंगे और इसको एम्बेड ही रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब इसके बाद में आपको कुछ ऑप्शन दिया है यहाँ पे, हु कैन कमेंट, कि आपके ब्लॉग के ऊपर कौन से लोग कमेंट कर सकते हैं जाकर के। अगर किसी को कुछ लिखना है वहां पे कमेंट के थ्रू, तो कौन से लोग हैं कर सकते हैं जो। तो बाय डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है, यूजर विथ गूगल अकाउंट, कि जिसके पास भी जीमेल का अकाउंट है, या जो भी अपने जीमेल का अकाउंट का यूज करके लॉग इन करना चाहते हैं आपके कमेंट करने के लिए, वो क्या करेंगे, जीमेल अकाउंट अपना लॉग इन कर लेंगे और उसके बाद में वो उससे कमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, एनीवन, कोई भी कमेंट कर सकता है, डजेंट मैटर कि वो अपना लॉगिन किया है अपना गूगल अकाउंट या गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ है। कोई भी आएगा आपकी वेबसाइट को अगर रीड करता है तो उसको ये ऑप्शन मिलता है कि वो वहां से जाकर के कमेंट कर सकेगा। और थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है ओनली मेंबर्स का, कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मेंबर्स लोग आकर के इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मेंबर से मतलब यहाँ पे है कि अगर इस वेबसाइट के ऊपर एक से ज्यादा लोग आर्टिकल्स लिख रहे हो, एक से ज्यादा लोग इस वेबसाइट को कंट्रोल कर रहे हो, तो ऐसी केस में आप क्या कर सकते हैं,
कि मेंबर्स लोगों के लिए भी अप्रूवल दे सकते हैं या सिर्फ मेंबर्स लोग इस कमेंट को कर सकेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कमेंट करने के लिए, जिसको भी कमेंट करना है आप अपना गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर लो, जो आपका जीमेल का अकाउंट होता है, और उसके बाद में यहाँ पे कमेंट कर सकेंगे जाकर के। अब थर्ड ऑप्शन जिसके लिए हम लोग इस सेटिंग को यहाँ पे ओपन किया हुआ था, कमेंट मॉडरेशन का ऑप्शन है ये, कि जो भी कमेंट आएगा हम उसको मॉडरेट कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पे मॉडरेट का मतलब क्या हो जाएगा, कि जितने भी कमेंट आएंगे वो देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेवर, कि जो भी कमेंट आएगा वो इमिडिएटली पब्लिश हो जाएगा, उसको मॉडरेट करने की या उसको चेक करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, जब भी आप नेवर पे क्लिक किए रहोगे। और अगर यहाँ पे हम लोग ऑलवेज पे क्लिक करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, तो होगा क्या कि जैसे ही कोई भी कमेंट इसके ऊपर करेगा, फॉर एग्जांपल एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ कमेंट लिखते हैं आकर के, तो देखेंगे आपकी जब तक वो कमेंट आपका अप्रूवल नहीं दिया जाएगा तब तक वो कमेंट आपका यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। कुछ इस टाइप से हमने टेस्टिंग कमेंट करके दिए। पब्लिश पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने पब्लिश पे क्लिक किया तब यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन हमारे सामने आता है कि एडमिन को अप्रूवल के लिए गया है आपका कमेंट, और जैसे ही एडमिन आपके कमेंट को अप्रूव कर देगा तो वो कमेंट आपका क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी दिखने लगेगा। और लास्ट टाइम जब हमने मॉडरेट नहीं किया हुआ था तो आपने क्या देखे थे, कि सीधा ये पब्लिश हो जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो एक अच्छा तरीका नहीं होता है कमेंट को मैनेज करने के लिए। अब आते हैं वापस से हम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे। तो अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो एक नया कमेंट हमें दिखाई देगा यहाँ पे। और अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अवेटिंग फॉर मॉडरेशन। ये वाला जो कमेंट है ना, ये मॉडरेशन के लिए होल्ड किया गया है, कि जब तक आप इसको खुद से अप्रूवल नहीं दोगे जाके, तब तक ये आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट दिखने वाला नहीं है। या अप्रूवल करने के अलावा हम लोग इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो एक ऑप्शन क्या दिया है आपको, मार्क दिस कमेंट एज स्पैम, कि आप इसको चाहो तो स्पैम के अंदर डाल सकते हो कि ये कमेंट वाला जो है, जिसने भी कमेंट किया है वो स्पैम कर रहा है आपके साथ में या आपकी वेबसाइट के साथ में या आपके यूजर के साथ में। दूसरा ऑप्शन दिया है कि डिलीट दिस कमेंट, कि आप इसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो जाकर के। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप या तो क्या करोगे, इसको अप्रूव कर दोगे, और जैसे ही आप ये कमेंट अप्रूव कर दोगे यहाँ से, तो क्या होगा कि आपका ये कमेंट जो रहेगा वहां पे भी हमें दिखने लगेगा, कहाँ पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर। एक बार रिफ्रेश करो इसको। अब जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे टेस्टिंग कमेंट वाला भी जो हमने लिखा था यहाँ पे, ये ऑप्शन भी या ये कमेंट भी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि अपने ब्लॉग के लिए जो भी कमेंट आएंगे उसको मैनेज कर सकते हो। एक अच्छा तरीका रहेगा, आप उसको मॉडरेट करके रखो, कि आप उसको मैनुअली चेक करोगे या आपकी जो भी टीम है वो मैनुअली चेक करेगी, और उसके बाद उस कमेंट को अगर आपको लगता है कि अप्रूव करना चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर आप उस कमेंट को क्या कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो जाकर के। अर्निंग टैब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कल भी समझा हुआ था, कि आपका जो अर्निंग क्राइटेरिया है, या आप अपने ब्लॉग से अगर अर्निंग करना चाहते हो तो उसके लिए गूगल का ही एक और प्रोडक्ट है, गूगल एडसेंस। ये क्या करता है, ये यूट्यूबर्स लोगों के लिए या ब्लॉगर्स लोगों के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने यूट्यूब के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, बाई शोइंग योर एड्स, या गूगल का एड्स शो करके अपने डिस्प्ले के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। वही चीज यहाँ पे लिखा गया होगा, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एड्स by creating AdSense account. When you set up an AdSense account, we will automatically place ads for you in all the best places on your website या ब्लॉग। क्या करेगा कि जैसे ही आप अपना एक एडसेंस का अकाउंट बना दोगे तो गूगल ऑटोमेटिकली ही क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स को प्लेस कर देगा या एड को दिखाने लगेगा। और कहाँ पे दिखाएगा, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे प्लेस हो सकते हैं देखने के लिए, जहां भी यूजर का इंटरेक्शन हो सकता है, उन सारी जगहों पे आप कमेंट अपना शो कर सकते हो, सॉरी अपना एड शो कर सकते हो, या आप खुद से भी चूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कमेंट हमारा दिखाई दे, या हमारा यहाँ पे ऐड दिखाई दे, या जो ऐड हमने लगाया है वो किस कहीं यहाँ पे दिखाई दे, तो कोई भी पोजीशन आप लगा सकते हो, जहां पे भी आप चूज करोगे वहां पे आपका ऐड दिखने लगेगा।
या तो आप आर्टिकल्स के बीच में भी लगा सकते हैं, तो आपका एड जो रहेगा यहाँ पे भी दिखेगा, तो यहाँ से भी आपका रेवेन्यू जो होता है वो जनरेट कर सकते हैं आप जाकर के। और वही चीज आगे लिखा गया, अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस का अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट है उसी का यूज कर लो, और उसी का यूज करके आप इसको सेटअप कर सकते हो जाकर के। तो बेसिक सा मतलब ये वाला टैब आपका जो दिया हुआ है, ये अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि आपने कितने पैसे अर्न किए हुए हैं पर्टिकुलर इस ब्लॉक का यूज करके। उसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, इतने पैसे आज के हैं, इतने पैसे कल के हैं, लास्ट वीक के कितने हैं, इस महीने के कितने हैं, या लास्ट महीने में कितना आपने अर्न किया हुआ था। कुछ इस टाइप से आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आगे जाएंगे पेजेस का ऑप्शन। तो पेजेस का ऑप्शन जो हमने यूज किया था, ये क्यों यूज किया था कि आप मेनू वगैरह बनाने के लिए पेजेस अपना क्रिएट कर सकते हो, और इन्हीं पेजेस को आप मेनू के अंदर अपने लिंक कर सकते हो जाकर के। लेआउट हम लोगों ने पहले ही समझा था कि आपका वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको कस्टमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लेआउट सेक्शन अपना यूज कर सकते हैं जाकर के। थीम भी हमने समझे थे। अब आ जाते हैं सेटिंग के ऊपर, इस सेटिंग के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिले होते हैं। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है टाइटल हमारी वेबसाइट का, कि जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हमारी वेबसाइट का टाइटल हो जाएगा। इसको कस्टमाइज करने के लिए आप यहाँ पे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपको नाम देना है या जो भी चेंजेस करना है इसके अंदर आप कर सकते हो जाकर के। डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये आपकी वेबसाइट का क्या डिस्क्रिप्शन है, किसके बारे में आपकी वेबसाइट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी यूज करते हैं यहाँ पे, और चैट जीपीटी का ही यूज करके हम लोग अपने ब्लॉग के लिए क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे इससे ही। तो यहाँ पे आ जाएंगे और इसको एक कमांड आपको देना है जस्ट कि राइट अ ब्लॉग डिस्क्रिप्शन फॉर, हमारा शॉप का नाम गुप्ता किराना है ना, फॉर गुप्ता किराना स्टोर द ग्रोसरी शॉप। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या करेगा ना, कुछ डिस्क्रिप्शन आपको अपनी मर्जी से बना करके यहाँ पे दे देगा। बट जो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो, तो आप इतना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी आपको कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहोगे तो 500 कैरेक्टर के अंदर लिख सकते हो। आप चाहो कि 500 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाए तो उतना डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जाकर के नहीं लिख पाओगे। एक बार के लिए हम लोग इसको लिख देंगे राइट अंडर 500 कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा कि 500 कैरेक्टर के अंदर ही हमें लिख करके हमारा जो रहेगा डिस्क्रिप्शन वो प्रोवाइड कर देगा हमको। और फिर इसी डिस्क्रिप्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। आप पढ़ने के लिए भी इसका यूज करना चाहो तो देखोगे वेलकम टू गुप्ता किराना स्टोर द ग्रोसरी शॉप, योर गो टू स्पॉट हाई क्वालिटी ग्रोसरीज एंड फ्रेश प्रोडक्ट्स। ये सारा कंटेंट वो अपनी मर्जी से चैट जीपीटी ने ही जनरेट करके दिया है। जस्ट हमने उसको क्या लिख के दिया हुआ था कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए था, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन चाहिए था, और किसके लिए, कुछ इसके लिए चाहिए था। इससे डिटेल्स में भी आप प्रॉम्प्ट जाके दोगे तो इसके डिटेल्स के अंदर भी आपको ये चीजें मिलेंगी देखने के लिए। ये पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे सेव। तो अब टोटल आप देखोगे तो 406 कैरेक्टर के अंदर है, जो कि ठीक ठाक है यहाँ पे, और सेव कर लोगे। तो ये जस्ट किसके लिए था कि आप अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बता रहे हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो किसके बारे में है, प्लस ब्लॉग का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कि आप जो आर्टिकल्स लिख रहे हो ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपके आर्टिकल्स होंगे। तो हमारा इंग्लिश के अंदर होगा तो हम लोग इंग्लिश ले लेंगे। अगर कोई लोग हिंदी में आप आर्टिकल्स लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा। या आप कोई रीजनल लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, उन ऑप्शंस को भी यहाँ पे जा करके आप चूज कर सकते हो। तो उसका फायदा क्या होगा कि वो उन्हीं जगह पर डिस्प्ले होगा जिन जगह पे इस टाइप की लैंग्वेजेस का यूज किया जाता होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें गुजराती का, तो ज्यादातर कहाँ पे यूज होता होगा, गुजरात वगैरह में। ऐसे ही मराठी महाराष्ट्र वगैरह में। हिंदी, तो हिंदी ऑलमोस्ट आपको पूरे इंडिया के अंदर सुनने के लिए मिल जाता है, या बोलने के लिए लोग बोलते हैं इस चीज को। तो ऐसे ही
आपको जिस भी आर्टिकल्स को लिख रहे हो, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड आप दोनों देख लोगे, कितना एक्सप्लोजर है उसके अंदर, कितना कंपटीशन है, और फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। और जिस भी लैंग्वेज में आप लिखोगे आपका ब्लॉग, उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या करोगे कि लैंग्वेज आपकी चूज कर लोगे। देन एडल्ट कंटेंट, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल समझा हुआ था कि अगर आपका वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो हॉरर कंटेंट हो गए, कुछ एक्सीडेंटल कंटेंट हो गए, या आप देखोगे हॉस्पिटल वगैरह के पोस्टमार्टम्स वगैरह होते हैं, उस टाइप के कंटेंट हो गए, किसी भी तरीके से बच्चे के लिए अगर कंटेंट आपका नहीं है, तो उस केस में आप इसको यहाँ से ऑन करके रखोगे इस बटन को। ये क्या करेगा, जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आएगा तो उसको एक वार्निंग शो कर देगा कि आपका जो ये वेबसाइट है ना, ये इतने एज वालों के लिए है, या 18 के अंडर हो तो अंडर 18 के लिए ये वेबसाइट या ये ब्लॉग नहीं है। तो उसके हिसाब से आप ये चीज सेटअप कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। अब ये क्या चीज होता है, तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च कर लेंगे एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स क्या चीज है, तो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको यहाँ पे स्टैट्स के अंदर क्या बताया हुआ था कि आपकी वेबसाइट पे जो व्यूअर्स आते हैं, वो सारे व्यूअर्स कहाँ से आते हैं, उन चीजों को आप पता कर सकते हो ना। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड जानकारी मिलती है, या कह सकते हो कि बहुत थोड़ी जानकारी मिलती है अपनी ऑडियंस के बारे में कि कौन लोग हैं वो। और इन्हीं चीजों को अब जब भी आप डिटेल्स में जानना चाहोगे, उनके सिटी के साथ में, उनके एज ग्रुप के साथ में, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो उस चीज के लिए आपको यूज करना पड़ता है गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, इस ब्लॉग को आपको उस अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले से ही देखोगे एक अकाउंट यहाँ पे कनेक्शन में है, उसी का मैं आपको जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि गूगल एनालिटिक्स आपका जो है वो काम कैसे करता है। अब यहाँ पे आपको देखोगे तो ओवरऑल यूजर दिखा देगा कि कितने यूजर्स लोग आए थे लास्ट 7 डेज के अंदर, प्लस कितने इवेंट काउंट किए गए हैं, मतलब क्लिक्स वगैरह जो भी किए होंगे वो कितने काउंट किए गए हैं। आगे जाके तो यहाँ पे देखेंगे कंट्री आपको दिख जाएगा, किस कंट्री से लोग आते हैं, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, कनाडा, फ्रांस, नेपाल देखोगे, तो इस टाइप से जिस भी कंट्री से आपकी वेबसाइट को लोग व्यू करते हैं, वो चीजें आपको दिखेंगी। आगे जाओगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, तो पेज का टाइटल आपको दिख जाएगा कि किस पेज को ज्यादातर लोग देख रहे हैं, कौन से पेज पे आपको ज्यादा व्यू मिलता है। अब पेज के टाइटल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सभी। अब ये जो वाली जो वेबसाइट है ना, तो ये वेबसाइट यहाँ पे है, आप देखोगे तो इसके ऊपर इस टाइप से कुछ पेजेस बनाए गए हैं, और इन्हीं पेजेस को वो डिस्प्ले करवा रहा है कि किस पेज के ऊपर आपको कितने व्यू आए थे, या कितने लोगों ने आपके कौन से पेज को विजिट किया हुआ था। इसके अलावा आपका ट्रैफिक सोर्स क्या है, कहाँ से लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो देखेंगे 60% लोग ऐसे हैं, या 60% आपका इंक्रीज हुआ है जो डायरेक्ट आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। प्लस कुछ लोग ऑर्गेनिक तरीके से आते हैं, जहाँ पे 101% या कहें जो 111% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। रेफरल से आए कहाँ से, रेफरल का मतलब हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, या आपने किसी को व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है, तो जब भी उन जगहों से वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वो चीजें आपकी यहाँ पे काउंटिंग होंगी, या किसी वीडियो के थ्रू आए होंगे, और ऑर्गेनिक सोशल के हिसाब से आए होंगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देता है कि आपका जो यूजर है वो कहाँ से आ रहा है। डेमोग्राफिक ओवरव्यू में जाएंगे, तो डेमोग्राफिक ओवरव्यू के अंदर क्या करेगा, अब यूजर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कंट्री नई ऐड हो जाएंगी। अभी एक्टिव कितने लोग हैं आपकी वेबसाइट पे लास्ट 30 मिनट के अंदर, तो ये देखेंगे यहाँ पे नंबर आपको दिखाएगा कितने लोग लास्ट टाइम एक्टिव थे। और नीचे जाओगे तो अब सिटी के हिसाब से देखेंगे, इंडिया के अंदर जैसे अहमदाबाद से लोग विजिट करते हैं, दिल्ली से, जामनगर, पटना, चेन्नई, इंदौर, जोधपुर, तो मतलब कि कौन कौन से शहर से आपकी वेबसाइट पर विजिट किए जाते हैं, उन चीजों को भी आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ और जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अभी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, जैसे जेंडर वाइज डेटा, कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, बाकी अदर कितने परसेंट हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उन चीजों का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिंदी यूजर कितने हैं, कुछ इतने लोग हैं जो हिंदी का यूज करके हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हैं ब्राउजिंग के लिए, जिन्होंने भी आपकी वेबसाइट को विजिट किया होगा था। प्लस इंग्लिश के यूजर कितने हैं, तो इतने सारे यूजर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके आपकी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है लास्ट एक वीक के अंदर। प्लस यहाँ पे जाओगे तो एज ग्रुप, उनका एज ग्रुप कितना है,
तो वो डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पुरानी होती जाएगी और आपकी वेबसाइट पे लोग विजिट करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का डेटा भी यहाँ पे कलेक्ट होता जाता है। अब इन्हीं सारी चीजों को हम लोग देखते हैं और इन्हीं चीजों को देखने के बाद में फिर अपना जो आगे का स्ट्रेटेजी होता है उसको क्रिएट करते हैं। और उसके बेस पे फिर हम लोग अपना आर्टिकल्स लिखना है तो आर्टिकल्स लिखते हैं, या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हुआ, किसी सर्विसेज को प्रमोट करना हुआ, तो यहाँ से हमें एक डिटेल्स इंसाइड मिल जाता है हमारे वेबसाइट्स के यूजर्स के बारे में। या कोई आपका एप्लीकेशन है तो सेम ऐसे उसके लिए भी आप कर सकते हो। इवन आपका यूट्यूब चैनल रहेगा तो उसके लिए भी आप यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो चीजों को कि कैसे वो काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो ये बेसिकली किसके लिए दिया हुआ था कि आपका वेबसाइट के लोग जो विजिट कर रहे हैं वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं, कैसे। अब एक दूसरी वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो इस वेबसाइट को आप ब्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखोगे एक्टिव 5 लोग हैं, प्लस इंडिया से कुछ 13 के व्यू आया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट से यूएई कह लो आप, यहाँ से 82, कुछ बांग्लादेश से। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री से जो व्यू आएंगे ये दिखेगा, जहाँ पे किस सिटी से आ रहे हैं। और बाकी चीजें आपको यहाँ पे ओवर द टाइम जो होते रहेंगे अपडेट होती होंगी। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको अलग अलग लैंग्वेज में दिख जाएगा कि इन लैंग्वेजेस का यूज करके लोग आते हैं। तो जितनी पुरानी आपकी वेबसाइट होती जाएगी उतने आपके वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा आपको पढ़ने के लिए, या आपको वेबसाइट का अपने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसका इंसाइट देख लो और उसके बेस से फिर अपना प्लान क्रिएट करो कि हमें ओवर द टाइम क्या करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये आपका इसी का एक हमें कोड मिलता है, जिस कोड को हम लोग वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं कि अपने मेजरमेंट आईडी के अंदर रखते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने उस टूल को यूज किया था। तो यहाँ पे एक आईडी आपको देना होता है किसके लिए कि आप वेरीफाई करोगे कि ये वेबसाइट आपका ही है या किसी और की वेबसाइट तो नहीं है जो आपने वहाँ पे अप्रूवल के लिए दिया हुआ है। ये भी हम लोग जब एनालिटिक्स का अकाउंट बनाएंगे, जब हमारा एनालिटिक्स का मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो वहां पे इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फैब आइकन। अब फैब आइकन क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे अगर तो एक लोगो आपको दिख रहा है। सेम ऐसे आप ब्लॉगर के केस में जाओगे तो आपको यहाँ भी एक लोगो दिख रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे भी लोगो दिख रहा है। तो ये जिस जगह पे दिख रहा है इसको बोलते हैं साइट आइकन या तो फैब आइकन। इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। साइट आइकन बोलेंगे तो भी यही मतलब है इसका, और फैब आइकन बोलेंगे तब भी बात यही है कि साइट आइकन की बात की जा रही है। तो अगर आप ये कस्टम बनाना चाहते हो, अपनी मर्जी से कोई अपना लगाना चाहते हो यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे फैब आइकन का यूज करोगे और यहाँ से अपना लोगो जो होगा या जो अपनी कंपनी का लोगो रहेगा उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। जैसे फैब आइकन पे जाओ। अब फैब आइकन पे अपलोड करने का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या क्राइटेरिया रहेगा कि प्लीज यूज अ स्क्वायर इमेज दैट लेस देन 100 KB। कि आपका एक क्राइटेरिया तो ये है कि आपका जो इमेज रहेगा वो स्क्वायर में होगा, हाइट और विड्थ उसका डायमेंशन जो है सेम होना चाहिए। अगर 200 उसका विड्थ है तो 200 पिक्सल ही उसका क्या होना चाहिए, हाइट भी होना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया है उसकी जो साइज है ना, साइज का यहाँ पे मतलब है मेमोरी साइज उसकी, वो 100 KB से कम होना चाहिए। अगर 100 KB से ज्यादा रहेगा तो वो आपका यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, आपको फील्ड हो जाएगा। अब इसको जनरेट करने के लिए आपकी कंपनी का अगर लोगो है तो आप वो लोगो यूज कर सकते हो, और अगर आपकी कंपनी का लोगो नहीं है तो आप किसी टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब फैब आइकन बनाना कैसे है हमको, उसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे समझने के लिए कि जो हमारा फैब आइकन है वो कैसे बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे जाओगे, सर्च कर लो फैब आइकन। जैसे ही आप फैब आइकन सर्च करोगे तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट दिखेगी fabiken.io करके। इसके ऊपर आप आ जाओगे और इसके ऊपर जाने के बाद आपको 3 से 4 ऑप्शंस मिलेंगे अपना फैब आइकन क्रिएट करने का। जैसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ रहेगा, इमेज का, कि अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो उस लोगो को आप क्या करोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे और उसी लोगो पे ये क्या करेगा, फैब आइकन की जो साइज है या जो क्राइटेरिया है उसके अंदर चेंज कर देगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है टेक्स्ट का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे फैब आइकन का जो आपको साइट आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे एफ लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये टेक्स्ट का यूज करके उन्होंने क्या किया, अपना फैब आइकन जनरेट किया हुआ है। और या तो आप क्या कर सकते हो, कोई इमोजी वगैरह लगाना चाहो तो इमोजी का भी आप यहाँ पे अपना फैब आइकन बना सकते हैं।
इमेज के लिए जाओगे, सिंपल आप इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ से फिर अपलोड कर दोगे जो भी आपका लोगो रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपके कंप्यूटर में जहां भी इमेज आपका है, जैसे देखो कि ये शंभू रियल एस्टेट का है या कोई और लोगो आपकी कंपनी का, यहाँ पे से एमएनटी का ले लेते हैं, ये क्लिक करोगे और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक जिप फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अपना थीम का फाइल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, सेम उसके जैसे। राइट क्लिक करो यहाँ से और इसके बाद में एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर लो। अब जैसे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया ना, तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग फाइल मिल जाएगी या अलग अलग साइज के आपको यही इमेजेस दिखने लग जाएंगे, कुछ ऐसा। अब इन इमेजेस को आप यूज करना चाहते हैं तो आप इन इमेज का अपना फैब आइकन बना सकते हो। और अगर आप इन इमेजेस को नहीं यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपना टेक्स्ट ले लो और टेक्स्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ से ही चूज करें। सॉरी, यहाँ से ही हम लोग टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो रहेगा चूज कर लेंगे। क्लिक करोगे इसके ऊपर और ये क्लोज करेंगे, ऐड है बेसिकली। और यहाँ पे फिर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल हम लोग का गुप्ता किराना का रहेगा तो हम लोग जी लिख देंगे। आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, राउंड में, स्क्वायर में, वो आप यहाँ से चूज कर लो। स्क्वायर करोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर इसको हम लोग यहाँ से सर्कल कर देंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। और इसी चीज को अगर आप यहाँ से राउंडेड कर दोगे तो कुछ ऐसा आपका कॉर्नर पे रेशियो लग जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये ठीक है फिर भी। प्लस हमने जो जी लिखा है इसका अगर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहो तो उसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अलग अलग फॉन्ट स्टाइल आप यूज कर सकते हो, जैसा कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। या यहाँ से कोई और स्टाइल हम लोग चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मक्को लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसके बाद में अगर आपको साइज भी चेंज करना है टेक्स्ट का, जैसे यहाँ पे देखोगे स्पेस आपको दिख रहा है, या छोटा बड़ा करना रहेगा तो आप यहाँ से भी अपनी साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो। अब 130 लिखा मैंने तो कुछ इतना बड़ा दिखेगा। प्लस ये हो गया आपका फॉन्ट का कलर, कि आपका जो अभी कलर व्हाइट कलर में दिख रहा है वो किसी और कलर में बनाना है क्या, जैसे येलो लेते हैं तो ये देखोगे येलो कलर आपका टेक्स्ट का कलर है। और साथ ही आपको बैकग्राउंड का कलर दिखेगा, कि आप चाहो तो बैकग्राउंड का भी कोई भी कलर देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ से जाकर के। अब मान लो कि यही लोगो हमें क्या करना है, या यही फैब आइकन जनरेट करके अपने ब्लॉग के लिए लगाना है, तो इसका जो भी आपको सेटिंग करना है आप यहाँ से क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लो। यहाँ से आप कलर चूज कर लो और देन नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा डाउनलोड का। फिर वहां से आप क्या कर सकोगे, इसको डाउनलोड कर सकोगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये डाउनलोड का बटन, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ये भी अगेन से आपका जिप फाइल के अंदर ही डाउनलोड होगा। ओपन करेंगे इसको भी और इसको भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फैब आइकन 3 के नाम से है ये। और अब देखोगे तो इसके अंदर भी आपको क्या दिख जाएंगे, फैब आइकन 3 के अंदर भी आपको अलग अलग साइज के बहुत सारे लोगो दिखेंगे यहाँ पे। जैसे 512 बाई 512 का है, 192 इंटू 192 का है, 16 इंटू 16 का है। तो यहाँ से आप किसी भी साइज को ले सकते हो। जस्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्क्वायर में होना चाहिए साइज आपका, और सेकंड कंडीशन ये है कि 100 केबी से कम होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट इसमें सारे के सारे इमेजेस आपके 100 केबी से कम के ही रहेंगे। 6 केबी का है, ये भी 18 केबी का है, यहाँ पे जाएंगे तो ये 5 केबी का, ये 15 केबी का। तो जो भी आपको यूज करना है आप यहाँ से अपलोड कर लो। करेंगे कैसे अपलोड, तो कैंसिल करो ये, वापस से सेटिंग में जाओ, फैब आइकन पे क्लिक करो और फैब आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक कर लेंगे चूज फाइल के ऊपर। देन जो भी आपने अपलोड किया रहेगा, जैसे ये वाला है, इसमें से भी आप किसी को भी अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 512 का ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लेते हैं और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आपका यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगा तो देखोगे यहाँ पे ये दिख रहा है, और इसको क्या करो, सेव कर दो। अब सेव करने के बाद में आपको थोड़े टाइम वेट करना है, और थोड़ा टाइम इंतजार करके आप देखोगे तो ये वाला लोगो जो आपका रहेगा अपडेट हो गया रहेगा। एक बार के लिए हम लोग चेक करते हैं शंभू रियल एस्टेट को, जो मे बी मॉर्निंग के लेक्चर में चेंज किया गया था इसका फैब आइकन।
तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से आपको फैब आइकन दिख रहा है जो भी वहां पे अपलोड किया गया था। और ऐसे ही आप कुछ टाइम के बाद अगर जाओगे और अपनी वेबसाइट का चेक करोगे, गुप्ता किराना स्टोर वाली साइट का, तो यहाँ से ब्लॉगर रिमूव हो जाएगा ये लोगो। और जो लोगो हमने अभी अपलोड किया था वो लोगो हमारा यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। तो ये तो बात हो गई कि जो फैब आइकन दिया था उसका क्या सेटिंग है या उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया है प्राइवेसी से रिलेटेड, कि आप अपनी वेबसाइट का जो है वो प्राइवेसी वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, कि आपकी जो वेबसाइट है वो किसी भी सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स होना चाहिए कि नहीं इंडेक्स होना चाहिए। जैसे इस वेबसाइट को आप अलाउ करते हो क्या कि गूगल, याहू, बिंग, ये सब सर्च इंजन जो हैं अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करें, और जब भी आप इसको कोई भी सर्च करें आपके वेबसाइट से रिलेटेड, तो वो गूगल पे उसको एक्सेस कर पाए। तो अगर आप इसको यहाँ से अलाउ करोगे तो सर्च इंजन लोग क्या करेंगे, सर्च इंजन पे विजिबल हो जाएगा। कि जब भी कोई सर्च करेगा तो ये सर्च इंजन के ऊपर आपको वहां पे दिखेगा। और अगर हम लोग इसको डिसेबल कर देंगे तो सर्च इंजन क्या करेगा, इस वेबसाइट को लीव कर देगा या इस वेबसाइट को स्कैन करने का काम नहीं करेगा। या आप उसको बोलोगे तो क्रॉल करने का काम आपका ये वेबसाइट का नहीं करेगा। नॉर्मली आप इसको प्राइवेट इसको भेजोगे लिंक, वही लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो हम ब्लॉग बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमें ट्रैफिक मिल सके, हमारी कंपनी का जो भी अपडेट्स वगैरह है वो हम लोगों तक पहुंचा सके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इस चीज को ऑन करके रखोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वेबसाइट पहुंच सके। पब्लिशिंग के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लॉग एड्रेस और कस्टम डोमेन। अब कस्टम डोमेन क्या रहेगा आपका, जो हम लोगों ने अपना आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सीखा था, कि आपको अगर डोमेन बाय करना है तो GoDaddy का आप यूज कर सकते हैं, या होस्टिंगर का आप यूज कर सकते हैं, कि होस्टिंगर का भी यूज करके आप अपने लिए पर्सनल डोमेन या आपका जो कस्टम डोमेन होता है, जो टॉप लेवल का डोमेन होता है, वो बाय कर सकते हो। तो अगर आपने कोई डोमेन बाय किया हुआ है तो उसको आप यहाँ से कस्टम डोमेन के अंदर जाओगे, और इसके अंदर जो भी आपका डोमेन रहेगा, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देते हैं itechEducationClasses.com करके। तो इस टाइप से आप डोमेन खरीदोगे और यहाँ पे जब सेव करेंगे हम लोग, तो क्या रहेगा कि आपकी वेबसाइट का हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, कि जहां से भी आपने इस वेबसाइट को बाय किया हुआ है, आप क्या करोगे उसको यहाँ से वेरीफाई करोगे। फॉर एग्जांपल www डॉट लगा दो, तो कुछ आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे। जैसा आप देखेंगे तो एक कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है सी नेम के अंदर, और आपको यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन दिया हुआ है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, अब ये कैसे अपलोड करना है इसको हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे जब अपनी वेबसाइट को यहाँ पे वेरीफाई कराएंगे या कस्टम डोमेन को यहाँ पे होस्ट करेंगे तब। अब ये भी किसके लिए है, तो जस्ट इसलिए है कि ये डोमेन आपका है कि नहीं है। जैसे ये डोमेन तो हमने पहले से ही कहीं पे होस्ट करके रखा है, अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर पहले से वेबसाइट बनी हुई रहेगी। अब जब इसके ऊपर पहले से वेबसाइट बनी हुई है, तो अगर आपका डोमेन रहेगा ये तो आप इसको वेरीफाई करवा पाओगे, और आपका डोमेन नहीं रहेगा तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। और जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका जो ये वाला डोमेन है, इसके ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो रिडायरेक्ट नहीं होएगी। अब ये चीजें आपको कहाँ पे पता चलेंगी, GoDaddy के ऊपर पता चलेगी। उसके लिए क्या करते हैं, एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे GoDaddy का अकाउंट लॉग इन ही कर लेते हैं, ताकि चीजें क्लियर रहे कैसे कहाँ यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं। साइन इन करते हैं एक बार, और जिस भी अकाउंट से आपने बाय किया रहेगा वो अकाउंट आपका यहाँ पे लॉग इन कर लेना है आपको। अब जैसे एक बार मैं गूगल से लॉग इन करूंगा यहाँ पे, गूगल पे लॉग इन करने के बाद सिंपल आप क्या करोगे, जो भी आपका GoDaddy का अकाउंट रहेगा उसके ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। रिडायरेक्ट होने के बाद में माई प्रोडक्ट के अंदर आपको जाना है, और वहां से आपने जो भी वेबसाइट आपने यहाँ से बाय किया होगा या जो भी डोमेन आपने बाय किया रहेगा, उसी के अंदर आपको जाके सेटिंग्स करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एक वेबसाइट है mtecheducation.in करके, इस पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है DNS का। तो DNS के अंदर ही हमें क्या करना होता है, चेंजेस करने होते हैं। और यही DNS के अंदर आपको ऐड करने के ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पहले से होंगे,
और बहुत सारे डीएनएस आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। इसी के अंदर आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, या आप यहाँ से डीएनएस रिकॉर्ड पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। प्रीमियम डीएनएस, डीएनएस रिकॉर्ड। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन हमने देखा हुआ था ना, इसके अंदर एक सी नेम करके रहेगा। तो आप जब भी यहाँ पे ऐड करोगे कोई भी डीएनएस आपका, तो उस केस में आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि किस टाइप का डीएनएस रिकॉर्ड है आपका। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको होस्ट करके रखा है हमारी होस्टिंगर के ऊपर, इस वेबसाइट को। इसीलिए हमें यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन दे दे रहा है कि डिफाइन योर डोमेन बिहेवियर बिहेव्स लाइक शोविंग योर वेबसाइट कंटेंट एंड डिलीवरिंग योर ईमेल। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है, ये हमने इसको होस्ट किया हुआ है होस्टिंगर के ऊपर। तो आप होस्टिंगर का अकाउंट लॉग इन करके ये चीजें कर पाओगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, आज ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। एक बार आप मुझे कोई बोल भी कर चीज मैं बता रिपीट दोगे नहीं कि आज करवाऊंगा, क्या आप क्या। वापस से रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, फिर डाउट होगा तो पूछ लेना आप अगर ऐसे डेली डेली लेट वो सेशन तो ज्वाइन सही। करोगे, इवन आधा घंटा हमने आज खुद ही लेट सेशन स्टार्ट किया हुआ था ना। नहीं, 7 बजे लेट से की हमने बात सेशन नहीं आज सर, स्टार्ट आप किया मुझे हुआ था। बता दो। ओके, कोई बात नहीं सर। आप एक बार सेशन देख लेना, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, फिर कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, नेक्स्ट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं क्या कहाँ से क्या हुआ है। ऐसे आप लेट अगर ज्वाइन करोगे तो बाकी लोगों का भी टाइम खराब होगा ना इसके अंदर, जो बाकी लोग भी ज्वाइन हुए रहेंगे। तो है सर, ये तो। एक बार के लिए हम लोग इसको लॉग इन होने देंगे। तो सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या है ना, कि आपको यहाँ पे सी नेम लिखने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उन्हीं ऑप्शंस को क्या करना होता है, ये सारे आप यहाँ से कॉपी करोगे, और इसको वहां पे ही आपको पेस्ट कर देना होता है, एक सी नेम के अंदर। और दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेम उसका मिल जाएगा और डेस्टिनेशन मिल जाता है। इसी के अंदर आप क्या करोगे, उसको यूज कर सकते हैं जाकर के। देन तब तक इसको हम लोग लॉग इन होने देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को कवर कर लेते हैं। अब HTTPS का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सिक्योरिटी के पॉइंट आपसे दिया हुआ है। आपकी जो वेबसाइट है वो मेक श्योर करेंगे कि HTTPS का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो किसी और जगह पे रिडायरेक्ट हो रही है, अगर HTTPS पे नहीं हो रही है, मान लो अनसिक्योर वेबसाइट है, तो ये यूजर का बिहेवियर आपका खराब करती है। या यूजर आएगा इस वेबसाइट को व्यू करेगा, और उसको अगर दिखता है कि ये अनसिक्योर है साइट हमारी, तो इसके ऊपर वो कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर दिया हुआ था। या हमने यहाँ पे एक लिंक लगाया था कॉन्टैक्ट अस पेज का, उसमें हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था ना, इस फॉर्म को कोई भी फिल नहीं करना चाहेगा। जब भी आप क्या करोगे कि अनसिक्योर आपकी वेबसाइट रहेगी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को आपको ऑन करके रखना है कि इंश्योर दैट योर वेबसाइट विजिट टू HTTPS रीडायरेक्ट HTTPS। एस का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्लस परमिशन। अब परमिशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आप अपने इस ब्लॉग के ऊपर किसी और को आर्टिकल्स लिखने के लिए परमिशन देना चाहते हो क्या। अगर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इनवाइट कर लेना है जिसको भी आप भेजना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए क्लिक करते हैं, और एक वेबसाइट हमारा एक ईमेल है आईटेक वर्स करके, इसको हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ से itechworks@gmail.com। तो अब इस वेबसाइट का जो भी रिक्वेस्ट हम लोग भेजेंगे, या जो भी इनविटेशन हमने भेजा है, ये वेबसाइट या इस जीमेल का जो ओनर है, जिसके पास भी ये जीमेल है, वो क्या कर सकता है कि बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आपके इस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। कंट्रोल से मेरा मतलब है पोस्ट वगैरह जाकर के वो कर सकते हैं। तो उसके लिए इसी जीमेल को मैं लॉग इन कर लूंगा एक बार के लिए, और यहाँ से क्लिक कर लेंगे जीमेल के अंदर, या आपका जो भी जीमेल है उस पर लॉग इन कर लो आप। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट गुप्ता किराना स्टोर। कि आपको इनविटेशन दिया दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि इस ब्लॉग के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो शेयर कर सकते हो, या आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हो।
सिंपल एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन को, और जैसे ही आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लोगे, सीधा आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वेबसाइट या इस ब्लॉग के ऊपर, जहां से आप पोस्ट वगैरह इस ब्लॉग के ऊपर कर सकोगे। अब देखो यहाँ पे, तो आपको सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्ट लिखने के लिए दिया हुआ है और कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिया है, जबकि आपको पूरी सेटिंग का भी यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दिस ब्लॉग, आपको अगर हटना है इस ब्लॉग से या तो हट सकते हो। बाकी मैनेज करने के लिए आपको कुछ वीडियोज या मीडिया फाइल्स जैसे इमेज वगैरह आपने अपलोड किया हुआ है, तो उन सबको आप यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। प्लस प्रोफाइल्स आपके जो है उन प्रोफाइल को देख पाओगे, और बाकी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, बिकॉज कि आप इसके एडमिन नहीं है, आप इसके क्या है, कंट्रीब्यूटर्स हो, या इस ब्लॉग के आप राइटर हो, जो इस ब्लॉग के ऊपर क्या कर सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो इस मेथड का यूज करके पर्टिकुलर एक ब्लॉग के ऊपर 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, पूरी एक टीम काम कर सकती है। या आपको अगर ब्लॉगिंग करना है तो पूरे टीम के साथ में भी आप यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह लिखवा सकते हो जाकर के। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रीडर एक्सेस का। तो रीडर एक्सेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट को कौन से लोग रीड कर सकते हैं। नॉर्मली पब्लिक है, अगर प्राइवेट टू ऑथर कर दोगे तो जो भी ऑथर होंगे वो लोग रीड कर पाएंगे, और कस्टम कर देंगे तो जिसको भी आप भेजोगे वो लोग रीड कर पाएंगे आपके आर्टिकल्स को, या जिसके पास में इसका लिंक रहेगा वो लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट ऑप्शन, मैक्सिमम पोस्ट शो ऑन योर मेन पेज। अब मेन पेज क्या है, ये चीज है मेन पेज हमारा। अब यहाँ पे अभी कितने आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, एक आर्टिकल्स ये दिख रहा है और ये सेकंड आर्टिकल आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैक्सिमम कितने शो करवाना चाहेंगे हम, 2, 4, 6, 8, 10। तो उसका नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। क्योंकि मान लो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने ओवर द टाइम 10, 20, 50, 100, 200, 500 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब 500 आर्टिकल्स लिखा है तो 500 पोस्ट यहाँ पे थोड़ी दिखेगा एक साथ में आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना है, या यहाँ से आपको मैनेज करना है कि आपका जो मेन पेज है ना उस पर कितने आर्टिकल दिखने चाहिए। अब इसको आप कैसे समझ लो कि आपका जो साइड बार ये दिख रहा है ये कहाँ तक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके आर्टिकल्स हैं देख लो, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, या कितने आर्टिकल्स आपके यहाँ तक कवर कर लेते हैं। और बाकी आर्टिकल्स क्या होंगे, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, कुछ ऐसे जाएंगे सेकंड पेज के ऊपर। इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो ब्लॉग सेक्शन में आओ इसके, और अब यहाँ पे देखोगे तो ये 2, यहाँ पे 4, 6, 8, 10, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 10 आर्टिकल्स दिख रहे हैं। और टोटल यहाँ पे देखोगे तो कुछ इतने पेजेज बने हुए हैं, अराउंड 80, 81 पेजेज हैं, जहाँ पे आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। अब इसको अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो एक आर्टिकल, एक पेज के ऊपर 10 आर्टिकल, और 80 पेज के ऊपर कुछ 800 आर्टिकल्स हो जाएंगे। मतलब कि इस ब्लॉग के ऊपर कम से कम 700 आर्टिकल, 800 आर्टिकल पोस्ट किया गया है, इसीलिए आपका ये नंबर इतना बड़ा यहाँ पे 80 दिख रहा है। अगर कोई न्यूज वेबसाइट है या आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आगे भी आर्टिकल लिखोगे इसके ऊपर, तो सेम ऐसे ये पेज आपका इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज होता जाता है। तो कितनी पोस्ट आपको दिखाने हैं, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ही दिखाना है होम पेज पे, मैं एक लिख के सेव करूंगा यहाँ पे। और जैसे आप एक लिख के सेव करोगे तो यहाँ पे जो 2 आर्टिकल दिख रहा है ये एक ही दिखने लगेगा, एक यहाँ से भी हाइड हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वापस से आप यहाँ पे 5, 7 जो भी रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग मिल जाएगा पोस्ट के टेम्पलेट से रिलेटेड, कि आपका जो वेब इमेजेस का सर्वेइंग है, या जो इमेज आपका लोडिंग का है, लेजी इमेजेस हो गए, या इमेज बॉक्स आपका लाइट बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए। तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको चेंजेस करने की हमें कोई जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है यहाँ पे। कमेंट वाले ऑप्शन को हम लोगों ने डिटेल्स में कवर किया, कि कमेंट लोकेशन का जो यहाँ पे 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन सारे ऑप्शंस का कौन से ऑप्शन का कैसा यूज होता है, और कौन से लोग आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ था, कि जिसके पास जीमेल है या कोई भी कमेंट कर सकता है, या सिर्फ मेंबर्स लोग जाके कमेंट कर सकते हैं। तो अपने ब्लॉग को आप जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं वो सारी सेटिंग आपको यहीं पे मिलता है। कमेंट मॉडरेशन का क्या मतलब था, कि जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कमेंट आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जब तक कि हम उसको अप्रूवल नहीं देंगे या हमारा एडमिन अप्रूवल नहीं देगा,
तब तक के लिए आपका ये जो कमेंट है ये होल्ड पे रहेगा। और एक बार जैसे ही आपके एडसेंस या आपके एडमिन ने आपके इसको अप्रूवल दे दिया, उस केस में आपका ये जो रहेगा पब्लिश हो जाया करता है। बाकी चीजें यहाँ पे ईमेल मॉडरेशन के लिए दिया है, ईमेल के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल से आप क्या करोगे इसको मॉडरेट कर सकते हो। बाकी कमेंट फ्रॉम मैसेज, आपको कोई मैसेज लिखना है कमेंट के थ्रू तो आप वो चीजें यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ईमेल के थ्रू हम पोस्ट कर सकते हैं क्या, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है, तो आप ईमेल से ना पोस्ट कर सकते हैं। या अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो कोई नोटिफिकेशन आपको आएगा क्या, जब भी कोई नोटिफिकेशन मतलब कि किसी नए पर्सन ने आपके वेबसाइट के ऊपर आके सब्सक्राइब किया रहेगा, तो यहाँ पे कुछ ईमेल से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिसकी जरूरत हमें फिलहाल यहाँ पे अभी चेंजेस कोई नहीं है, या हमारे यूज के लिए फिलहाल के लिए ये नहीं होता है अभी। प्लस आप क्या चेंजेस कर लोगे, आपका जो टाइमिंग का फॉर्मेट है ये चीज, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो +5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक और हमें ऑप्शन मिलता है यूएस बेस करके, तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना GMT-5, इंडिया का जो है वो GMT +5:30 करके रहेगा। तो आप स्क्रॉल करो इस चीज को, और स्क्रॉल करके आपको देखना है कि 5:30 कहाँ पे है। और जैसे ही हमें 5:30 दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चूज कर सकते हैं जाकर के यहाँ से। जैसे ये चीज देखोगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक कोलकाता का है और दूसरा जो दिया हुआ है ये कोलंबो का दिया हुआ है, तो हम लोग जो यूज कर लेंगे कोलकाता का यूज करेंगे और सेव कर देंगे। अब इसका मतलब हो गया कि जो वर्ड में वर्ड टाइमिंग का जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। प्लस आपका जो डेट का फॉर्मेट है अब ये कैसा दिखेगा, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आर्टिकल्स कब पब्लिश किया गया है। तो ये जो डेट यहाँ पे दिख रही है इस डेट को आप कैसे दिखाना चाहते हो उस चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। और इसके अलग अलग आपको ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो कुछ इस टाइप से अलग अलग तरीके से भी अपना डेट दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ डेट दिखा देता हूँ, बाकी चीजें हाइड कर देते हैं। सेव करो और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो आपको डेट का ऑप्शन दिया रहेगा कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बार वापस से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। डेट के फॉर्मेट में किसी और को लेते हैं, यहाँ से ये चूज करते हैं और सेव करते हैं इसको भी, रिफ्रेश करेंगे वापस से। तो ये वाला चीज जो हमारा है ये हमारा यहाँ से चेंज हो जाना चाहिए। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में यहाँ से चेंज करके एक बार चेक करते हैं ये। तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ से जो दिया हुआ है डेट हेडर फॉर्मेट का, तो डेट हेडर फॉर्मेट का क्या मतलब है, आप आर्टिकल्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको डेट देखने के लिए मिलेगा। एक बार के लिए ओपन होने देते हैं पहले हम लोग इसको। आपका जो लिंक है लिंक के अंदर भी आपको जो रहेगा आर्टिकल्स का एक तरीके से वो मिलता है आपको किस डेट को ये आर्टिकल्स जो है आपका पब्लिश किया गया रहेगा। ये चीज आप देखोगे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 2024 8वां महीना, तो ये अगर आपको है चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चूज कर लोगे। कुछ ऐसा जो यहाँ पे आप सेटअप करोगे वही चीज आपकी यहाँ से आर्टिकल्स के अंदर आपका देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज आपका यहाँ पे हेडर के लिए हो जाएगा कि आपका यहाँ पे डेट कैसा दिखना चाहिए। और प्लस अब बाकी चीजें अगर हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ से मेटा टैग। अब मेटा टैग का क्या मतलब हो जाएगा हमारे लिए कि आपका सर्च इंजन का डिस्क्रिप्शन इनेबल करना है क्या। ये चीजों के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, एक बार के लिए यहाँ पे आते हैं और इसको सर्च करते हैं। अब जैसे आप सर्च करोगे तो कोई भी आप कुछ भी जब सर्च करते हो तो आपके सामने बेसिकली क्या दिखाता है, एक तो आपके सामने दिखा देगा उसका टाइटल, जैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अंकिता आईटी सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। प्लस एक डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलता है कि एग्जैक्टली है क्या चीज। तो यहाँ पे जो ये वाली चीज दिख रही है, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर भी डिस्क्रिप्शन दिखेगा क्या, जब भी कोई सर्च करेगा तो वहां पर डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। तो अगर आपको दिखना चाहिए, बेसिकली हमें दिखाना ही होता है ताकि लोगों को डिटेल्स में आइडिया मिल सके,
ये आर्टिकल्स किसके बारे में है या ये चीज किसके बारे में है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इसको यहाँ से ऑन कर दो। और ऑन करने के बाद इस वेबसाइट का जो आपको डिटेल्स दिख रहा है, ये भी कहाँ पे सेव रहेगा, तो इस वेबसाइट के होम पेज पे कहीं ना कहीं सेव रहेगा, या सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वेबसाइट के सेटअप किया गया होगा। और हमें भी लिखने के लिए क्या करो, आप थोड़े टाइम पहले हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था जब स्टार्ट किया था अपना सेशन, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो आपका सर्च डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आप यहाँ पे आ जाओगे सर्च डिस्क्रिप्शन में, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो भी कॉपी किया रहेगा, और ये आप मैक्सिमम 150 कैरेक्टर तक के इसको रख सकते हो और सेव कर दो। अब आपकी ये वाली वेबसाइट जब भी गूगल के ऊपर दिखाई जाएगी, या गूगल पे जब भी आपकी ये वेबसाइट दिखेगी, तो साथ ही साथ इसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ आपको कमेंट भी देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी आपका कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखा रहेगा। एक बार के लिए अगर आप इसको अभी सर्च करोगे कि ये वेबसाइट गूगल के अंदर इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखा देगा कि यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हुआ है। क्यों नहीं मैच हुआ है, क्योंकि अभी ये वेबसाइट आपकी जो है गूगल के अंदर स्टोर ही नहीं किया गया है। और जैसे ही ये वेबसाइट आपकी स्टोर हो जाएगी एक बार, देन आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा आपका वो दिखने लगेगा। नेक्स्ट आगे जाएंगे कस्टम रीडायरेक्शन। अब कस्टम रीडायरेक्शन का मतलब है, कई बार हम लोग अपने ब्लॉग पर से कुछ पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, और अगर आपने किसी पोस्ट को डिलीट कर दिया है और उस पोस्ट के ऊपर कोई विजिट करने आता है, तो उस पोस्ट के ऊपर वैसे एग्जांपल के लिए पोस्ट में जाते हैं एक बार हम लोग और एक आर्टिकल ओपन कर देते हैं, पहला वाला। अब सपोज कि ये आर्टिकल्स आपका गूगल पे रैंक हो रहा है, या इसका लिंक आपने किसी को दिया हुआ है, और आपने बाद में क्या किया कि इस आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया, या तो हमने इसको वापस से प्राइवेट मोड पे डाल दिया या ड्राफ्ट बॉक्स में डाल दिया, आप ऐसे कहें। अब अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एरर देखने के लिए मिलेगी, ये वाला एरर 404 एरर, देयर इज नथिंग हियर, एंड यहाँ पे क्या बोल देगा, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर इन दिस ब्लॉग डज नॉट एग्जिस्ट। कि ये वाला पेज जो है इस ब्लॉग के ऊपर अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपके थीम के अंदर ही ये कोड यहाँ पे लिख के दिया गया है, जो थीम आपने यूज किया था उसके अंदर। अगर ये कोड आपके थीम के अंदर नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे कि एक बार इसको पब्लिश कर लो, और अगर थीम के अंदर कोड नहीं दिया गया होगा तो आप सेटिंग में जाओगे, और यहाँ पे ही आपको 404 एरर का जो ऑप्शन दिया हुआ था उसी के अंदर हम लोग अपना जो भी कोड होगा यहाँ पे लिख लेंगे। और जैसे ही आप लिख लोगे तो आपकी वेबसाइट का जो भी डिलीट किया हुआ पेज रहेगा, तो जब भी कोई उसको विजिट करेगा तो वो उसको एरर दिखा देगा, 404 एरर वाला पेज होगा वो दिखा देगा। या आप उसको चाहो तो बाद में रिडायरेक्ट भी कर सकते हो किसी और पेज के ऊपर। तो ये आपका एरर सॉल्व करने के लिए है। प्लस ये चीजें जो दिया है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, ये हम लोग एसईओ जब सीखेंगे तो ये उसका पार्ट है, कि एसईओ से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी जो रहेंगी वो है। सर्च कंसोल भी आपका सेपरेट टॉपिक है, इसको भी हम लोग सर्च कंसोल को भी सेपरेट टॉपिक के अंदर समझेंगे, इसका यूज समझेंगे। जैसे अभी हमारी ये वेबसाइट गूगल पे नहीं दिख रही है, और हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट हमारी गूगल पे दिखे, तो उस केस में हमें एक टूल यूज करना होगा, उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फिर गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा, या कह लो क्रॉल करेगा, और क्रॉल करने के बाद में आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट जो होगा उसके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और जब भी कोई सर्च करेगा, तो जो अभी हमें यहाँ पे दिखा रहा है डिडंट मैच या डज नॉट मैच, यहाँ पे आपका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, इस टाइप से यहाँ पे रिजल्ट इस कीवर्ड के ऊपर है। तो उसके लिए ये टूल हम यूज करते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने आपको अर्निंग बताया था, तो इसको भी आपको वेरीफाई करवाना होगा कि ये वेबसाइट आपका ही है कि नहीं है। उसके लिए भी हमें एक कोड मिलता है, जिस कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, और इसके अंदर उस कोड को हमें लिखना होता है, कि जो भी आपका कोड है आप यहाँ पे लिखोगे, और देन आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी, और गूगल के थ्रू आप यहाँ पे अपना ऐड शो करवा सकते हैं। ये मोनेटाइजेशन का वेरिफिकेशन पॉइंट है, कह सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट कंटेंट, कि जब भी आप चाहते हो गया कि आपका कंटेंट कहीं से आपको इंपोर्ट करना है ब्लॉग के या पेजेज के, उस केस में आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर अपना कंटेंट बैकअप में रखना है, जो भी आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो डाउनलोड करना चाहते हो,
तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं अपने कंटेंट का जाकर के। देन वीडियो या मीडिया फाइल आपने कुछ अपलोड किया है, क्लिक कर लो किसी पे। जैसे हमने मीडिया फाइल पे क्लिक किया, तो मीडिया फाइल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये इमेजेस सारी कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से इमेज अपलोड किए हुए हैं, आपको वो कहाँ पे दिखेगा, मीडिया फाइल के अंदर दिखेगा। और ऐसे ही अगर आपने कोई वीडियोज वगैरह अपलोड किया रहेगा, वो कहाँ पे दिखेगा, वीडियोज के अंदर दिखेगा। वो वीडियोज नहीं जो आपने क्या किए होंगे, लिंक का यूज करके अपलोड किया होगा, उसको यहाँ पे नहीं शो करेगा, उन वीडियोज को शो करेगा जो आपने अपलोड किए होंगे जाकर के। और ऑलमोस्ट आपकी सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीजें थी। बाकी आज के सेशन से रिलेटेड किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हमारा जो ब्लॉगर का टूल है ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे ये समझेंगे कि अब अगर मान लो किसी को ब्लॉगिंग को सीरियस लेना है या ब्लॉगिंग ही करना है, और उसके बाद में फिर वो क्या कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए, अपना कैलेंडर कैसे बना सकते हो, कंटेंट कैसे लिख सकते हो, कंटेंट जनरेट कैसे करोगे चैट जीपीटी का, आइडियाज कैसे निकालोगे, प्लस मान लो कौन से टॉपिक का क्या रिसर्च पॉइंट है, कितने लोग उसको सर्च करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे अपने जो आने वाले सेशन है उसके अंदर। तो आज से रिलेटेड किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग हमारा सेशन यहाँ पे ही क्लोज करेंगे। सर आप जो वीडियो शेयर करते हो वो लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहेगा अगर हाँ वो फ्यूचर में लाइव कुछ डाउट्स रहा? हाँ वो लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहेगा। प्लस आपको जो ऐप दिया हुआ है ना, उस ऐप के अंदर भी आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आप वहां से भी, ऐप से भी देख सकोगे, नहीं तो ये आपको जो लिंक दिया है वो लाइफ टाइम के लिए ही रहेगा यूट्यूब के ऊपर। ओके। आज का थोड़ा सा टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लगा। हाँ क्योंकि इसमें अ, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नई थी यहाँ पे ना, बहुत सारी तो चीजें। उसके हिसाब से